Okay, so today we are just remaining with one concept, that is auction sale, right? Just before starting with that, there was a point which I forgot to read yesterday, and I thought that it was just an example. So this one, section 59 में we saw suit for breach of contract, correct? इसमें there are 2 points which we have to see them. ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार. Now, yesterday we spoke about conditions, okay, and warranties, correct? This point is specifically towards warranty. Now, in unit number 2, we have read implied conditions and implied warranties, right? We have read these two. जहां पर implied condition start होता है उसके ऊपर there are 2 lines, okay, which speak about express conditions and express warranties. Okay, what are these are implied ones, और ऊपर express conditions और express warranties दी हैं. ठीक है, implied conditions कौन सी हैं? Condition as to title, condition as to sample, warranty, condition as to description, right? ये सारे points हमने पढ़ लिए हैं. So there are some 7 to 8 conditions. और warranties कौन सी थी? Warranty as to quiet possession, right? Warranty as to dangerous nature of goods, so on and so forth. So what are these? These are implied ones. अच्छा, मतलब express भी हो सकती हैं. अब आपको नोट्स में एक्सप्रेस कंडीशंस कौन सी होती हैं वो नहीं दिया हुआ है. आपको सिलेबस में ये कवर्ड नहीं है that which are the types of express conditions or what are the types of express warranties. आपको इनके टाइप्स बताए हैं, आपको इनके टाइप्स नहीं बताए हैं. सिर्फ आपको इतना बताया है कि एक्सप्रेस कंडीशंस और एक्सप्रेस वारंटीज भी हो सकती हैं. अब वो एक्सप्रेस कंडीशंस क्या होंगी, एक्सप्रेस वारंटीज क्या होंगी? दोज विच विल बी म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, हमको ये कौन से टाइप्स की होती है हमको ये नहीं सिलेबस में दिया हुआ है. नाउ द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज यहाँ पर आप जो लिस्ट पढ़ते हो ये दोनों को कंबाइन करके, दिस इज नॉट द ओनली लिस्ट, ये मिनिमम है. आप ये इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? ये तो होंगी ही होंगी, इनके अलावा अगर कुछ होती हैं सो दोज विल बी एडेड अप इन एक्सप्रेस कंडीशंस और एक्सप्रेस वारंटीज. ठीक है, यहां पर आप जो लिस्ट पढ़ते हो इन यूनिट नंबर 2, दैट इज नॉट द मैक्सिमम लिस्ट, दैट इज द मिनिमम लिस्ट. इसलिए सब हेडिंग कहां से स्टार्ट होता है? इम्प्लाइड कंडीशंस, मतलब ये तो होनी ही होनी है, दिस इज मिनिमम. ठीक है, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, नाउ बी इट अ कंडीशन और बी इट अ वारंटी. ठीक है, ये इन जनरल है क्या ये दोनों चीजें? दीज आर implied कंडीशन हो या वारंटी हो, वट एवर इट इज, दीज आर मियर स्टेटमेंट्स. क्या होते हैं ये? दीज आर मियर स्टेटमेंट्स जो हम अग्रीमेंट में लिखते हैं. अगर हम कोई भी स्टेटमेंट या कंडीशन अग्रीमेंट में लिखते हैं, अगर हम कोई भी कंडीशन या कोई भी वारंटी अगर हम अग्रीमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं तो ये कौन सी कंडीशन होगी? ये एक्सप्रेस कंडीशन होगी. अगर मैंने यहाँ पर कोई वारंटी लिखी है तो ये कौन सी वारंटी होगी? ये एक्सप्रेस वारंटी होगी. क्यों? क्योंकि हम लिख रहे हैं, है ना, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं. ये अगर हम इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज की बात करें तो ये अग्रीमेंट में लिखी नहीं जाती हैं, क्योंकि ये नेचर में क्या है? दीज आर इम्प्लाइड, यू डोंट हैव टू स्पीक अबाउट देम. Okay, this is something which is but obvious. Okay, so implied conditions and implied warranties are not included in the agreement, है ना. तो फिर अगर अग्रीमेंट में वो इंक्लूड होंगी तो implied कहने का मतलब क्या हुआ फिर, right? So if there are any conditions or warranties which are listed down in the agreement, those become express conditions or express warranties, okay, accordingly. Now today we are talking about the expressed ones. Okay,
वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेस्ड वंस. अब इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज क्या होती हैं वो आप यूनिट 2 में आपको लिस्ट दी हुई है, वो आपको पता है ना. कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू सैंपल, डिस्क्रिप्शन, मर्केंटेबिलिटी, होलसमनेस, कस्टम, राइट. दीज आर द इम्प्लाइड कंडीशंस. वारंटीज कौन सी थी? क्वाइट पोजेशन, फिर वापस से क्वालिटी और फिटनेस, डेंजरस गुड्स, राइट. ये दीज वर द इम्प्लाइड वारंटीज. नाउ बिफोर स्पीकिंग इवन अबाउट एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज, एक बात आप सोचो कि जो ये कंडीशन है, अगर कोई भी एक कंडीशन है, क्या हमेशा ऐसा होता है कि सेलर ही ये कंडीशंस रख सकता है या सेलर ही कोई वारंटी को रख सकता है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. सी, बीट अ कंडीशन और बीट अ वारंटी, कोई भी हो, these can either be kept by either of the parties. बायर भी कोई कंडीशन रख सकता है. जरूरी नहीं है कि सेलर अगर सेल कर रहा है, द पर्सन हु सेलिंग द गुड्स ओनली ही इज एंटाइटल्ड टू कीप सम कंडीशन. ऐसा कुछ नहीं है. either of the parties can keep conditions for the other. सपोजिटली, अब देखो, हम लोग जब भी कंडीशंस की बात करते हैं तो मैंने आपको हमेशा से एक एडवांस का एग्जांपल दिया है, करेक्ट. जब भी हम कंडीशंस की बात करते हैं, आई हैव ऑलवेज गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ एडवांस, है ना. तो अब ये एडवांस, ये कौन रखेगा? ये सेलर बायर के उसमें रखेगा. व्हाट विल द सेलर से? आई विल सेल यू द कार प्रोवाइडेड यू गिव मी 20,000 का एडवांस. तो ये क्या हो गया? ये कंडीशन हो गई. और ये कंडीशन किसने रखी है? ये कंडीशन सेलर ने रखी है. तो पॉइंट ये है दैट वी हैव ऑलवेज बीन डिस्कसिंग अबाउट एडवांस. तो एक ना दिस अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सेलर और बायर के बीच में सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है कार बेचने का. और बायर ने कंडीशन रखा है दैट आई विल परचेस योर कार प्रोवाइडेड मी यू डिलीवर द कार विद इन 2 वर्किंग डेज. तो बायर ऐसी कंडीशन रख सकता है? क्यों नहीं रख सकता है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ऐसा वी हैव नॉट सीन इन लॉ दैट ओनली द पर्सन हु सेल्स द गुड्स only he can keep conditions. No, both the parties can keep conditions. So in this case, who has kept the conditions? The buyer has kept the condition. And what does the condition say? That I will purchase your car provided you deliver me, you give me the possession of the car within 2 working days. तो अगर सेलर इज रेडी टू डिलीवर, सो देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंटिन्यूड. अगर सेलर कहता है कि नहीं, मुझे मिनिमम 1 हफ्ता चाहिए, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? रेप्यूडिएट हो जाएगा, करेक्ट. नाउ, सो दिस इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू क्लैरिफाई कि ऐसा परसेप्शन मत बना लेना दैट ओनली द पर्सन हु इज सेलिंग ओनली ही हैज द अथॉरिटी. ऐसा कुछ नहीं होता है. ईदर ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन कीप कंडीशंस एंड वारंटीज. नाउ, वन मोर थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अगर कोई कंडीशन है, ठीक है, जो सेलर को फुलफिल करनी है, किससे फुलफिल करनी है? सेलर को. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट सेलर इज सपोज टू डिलीवर द कार टू द बायर विद इन 2 वर्किंग डेज. ये बायर ने कंडीशन रखी है, तो इसे फुलफिल कौन करेगा? सेलर फुलफिल करेगा, करेक्ट. तो कोई कंडीशन है जो सेलर को फुलफिल करनी चाहिए थी बट ही हैज नॉट फुलफिल्ड. ओके, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सेलर कहता है कि नहीं, मुझे मिनिमम से मिनिमम 1 हफ्ता चाहिए, ठीक है. तो बायर, नाउ द बायर विल नॉट अग्री. बायर कहेगा नहीं, मुझे तो 2 दिन में ही चाहिए, विद इन 2 days, दैट टू यू आर आस्किंग फॉर 1 week. नो, सो लेट अस कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सो व्हेनेवर अ कंडीशन इज ब्रीच्ड का मतलब हमने उस दिन पढ़ा था, ब्रीच समझ लो, या व्हेनेवर अ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड. तो उस केस में कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होती हैं, तो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ. रेमेडी अवेलेबल क्या होती है? यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. रेप्यूडिएशन का मतलब क्या होता है? आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, है ना. देखो, बायर क्या कह रहा है? मुझे कार 2 दिन के अंदर चाहिए. सेलर क्या कह रहा है कि नहीं, मुझे मिनिमम 1 हफ्ता चाहिए.
तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा वो कैंसिल हो जाएगा. तो what is the remedy available when a condition is not fulfilled? The contract will be simply repudiated. Repudiated का मतलब क्या होता है? कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. करेक्ट? ये हमने ऑलरेडी कंडीशन में पढ़ा है. नाउ this is condition. Now let us see what if a warranty is not fulfilled. So I'll write down यहाँ पर warranty है ना. कोई वारंटी है जो सेलर को फुलफिल करनी थी. बायर ने कोई स्टेटमेंट रखा था, ओके, एंड सेलर हैड टू फुलफिल दैट वारंटी. अब सेलर ने वो फुलफिल नहीं किया है तो वापस से क्या हो गया? ब्रीच हो गया. सो नाउ व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल इन केस अ वारंटी इज ब्रीच्ड? तो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है. यू कैन क्लेम डैमेजेस. करेक्ट? मैंने आपको डिफरेंस भी करके बताया था when we were studying यूनिट नंबर 2. ठीक है? अगर कोई कंडीशन है जो ब्रीच हो जाती है तो रेमेडी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर दो. पर अगर कोई वारंटी है जो कि ब्रीच हो जाती है तो मैक्सिमम रेमेडी क्या है? यू कैन ओनली क्लेम डैमेजेस. आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो. ओके, नाउ I'll just summarize this before new concept. So मैं वापस से summarize करके लिख रही हूँ. यहाँ पर कोई condition है जो कि breach हो जाती है. तो what is the remedy available? Repudiate the contract. अगर कोई in case if there is some warranty जो कि breach हो जाती है तो remedy available क्या है? Claim damages. अगर आप सिर्फ अपने नोटबुक्स में इतना भी लिख देते हो, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन. देयर इज सर्टेन कंडीशन जो कि फुलफिल नहीं हुई है तो क्रॉस मार्क कर दो. सो रेमेडी अवेलेबल क्या होगी? यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई वारंटी है जो कि ब्रीच हो गई है, सो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? यू कैन क्लेम डैमेजेस. मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू कैन क्लेम डैमेजेस. उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो. ठीक है? You can claim damages. Now, after understand, this is something which we have repeated, है ना? इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ because ये हमने ऑलरेडी यूनिट 2 में डिस्कस कर दिया है. Okay. Now, one more thing before studying these 2 points. So understand that you have to have so many concepts in the background to understand the 2 points which are given in point number 3. एक लास्ट पॉइंट एंड देन वील रीड दीज. ओके, कंडीशन हो या कोई भी वारंटी हो, ओके, मैंने क्या कहा एट द एंड? व्हाट आर दीज आर स्टेटमेंट्स. दीज आर व्हाट? स्टेटमेंट्स. तो अगर कोई अग्रीमेंट में कोई कंडीशन लिखी हुई है तो वो क्या बन जाएगी? दैट विल बिकम अ एक्सप्रेस कंडीशन. अगर कोई वारंटी लिखी हुई है सो दैट विल बिकम अ एक्सप्रेस वारंटी. क्यों? बिकॉज वो लिखा हुआ है, आपने, आप एक्सप्रेस कर रहे हो. ठीक है? क्या आप इंप्लाइड कंडीशंस और वारंटीज को कॉन्ट्रैक्ट में लिखोगे? द आंसर इज नो, राइट? बिकॉज फिर उसका जो एसेंस है वही खत्म हो जाएगा. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंप्लाइड? समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सप्रेस्ड. सिंपल डेफिनेशन है इसका. ठीक है? नाउ बी इट अ कंडीशन और बी इट अ वारंटी, ये स्टेटमेंट्स आप कब रख सकते हो? यू कैन ईदर कीप दीज स्टेटमेंट्स बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, during the contract or at the end of the contract. Okay, कोई भी contract, कोई भी phase of the contract में you can keep these statements, but usually कब रखा जाता है? It is usually before the contract. क्यों रखा जाता है before? So that terms clear हो. बाद में जाके ऐसा ना हो कि confusion हो, फिर बाद में जाके the buyer will say कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, seller will say कि पहले क्यों नहीं बताया, है ना? So to avoid these things, it is better to specify the conditions and warranties before executing the contract, right? Now, so this is something which is very general and obvious कि starting में ही अगर आप सारे points clear कर देते हो, so it becomes easier to carry on the contract. ठीक है? Now, यहाँ पर जो first point है, ये समझो अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. अब सुनो, सेलर और बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना था. ठीक है? अब सेलर वाज सेलिंग गुड्स टू द बायर और वो गुड्स के बदले बायर इज गोइंग टू पे सेलर ₹100.
ठीक है। नाउ मैंने आपको ये बताया कि कंडीशंस और वारंटीज सेलर भी रख सकता है, बायर भी रख सकता है, राइट। मैंने आपको ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया। ऐसा नहीं है कि ओनली सेलर कैन कीप कंडीशंस और ओनली सेलर कैन कीप वारंटीज, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इवन बायर कैन डू दैट। नाउ supposedly there is some statement, there is some statement which is in the form of a warranty. ओके अब वो कौन सा स्टेटमेंट है, वी डोंट हैव टू स्टडी दैट, ठीक है। वो आपको सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको सिंपली ये बताया है कि कोई तो एक स्टेटमेंट है जिसका नेचर है वारंटी। ओके दैट्स नॉट अ कंडीशन, दैट इज अ वारंटी। अब ये स्टेटमेंट रखा किसने है, दिस स्टेटमेंट हैज बीन केप्ट बाय द बायर। तो अगर कोई स्टेटमेंट है जो कि बायर ने रखा है विच फॉर्म्स अ वारंटी, तो अब इसे फुलफिल किसे करना है, सेलर को फुलफिल करना है, करेक्ट। अगर सेलर ने कोई वारंटी रखी है तो उसे फुलफिल कौन करेगा, बायर करेगा। अगर बायर ने रखा है तो सेलर फुलफिल करेगा, इट इज वाइस वर्सा, ठीक है। नाउ द फैक्ट्स आर दैट देयर इज सम स्टेटमेंट व्हिच बिकम्स अ वारंटी, और ये स्टेटमेंट रखा किसने, इट इज बीन केप्ट बाय द बायर। नाउ अब इसे फुलफिल कौन करेगा, सेलर विल हैव टू फुलफिल। सपोजिटली सेलर फुलफिल नहीं करता है, सेलर फुलफिल नहीं करता है, तो उस केस में जब आपकी वारंटी ब्रीच हो जाती है तो रेमेडी अवेलेबल क्या है, यू कैन क्लेम डैमेजेस, करेक्ट। ये ऑलरेडी हमने यूनिट 2 में पढ़ा है। अच्छा अब हु कैन क्लेम डैमेजेस, बायर कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द सेलर, क्योंकि ब्रीच किसने किया, सेलर ने ब्रीच किया, तो डैमेजेस देगा भी कौन, सेलर डैमेजेस देगा। यहां तक बात समझ आ रही है। सो आई विल राइट डाउन, सेलर विल गिव डैमेजेस टू द बायर, करेक्ट। यहाँ पर he will give damages to the buyer. What is damages? Any compensatory amount. Okay. ये damages कौन किसको देता है, the defaulting party gives it to the suffering party. Obvious है। Okay. Now what happens, ये buyer कहता है कि मैं आपसे damages claim नहीं करता हूं, तो buyer ऐसा क्यों कहेगा, buyer का तो नुकसान हो जाएगा, right? So buyer is saying that I will not claim damages from you. Instead, ये जो 100 रुपए है ना, आप इसका प्राइस कम करके now you sell me the product at ₹70। बात एक ही है देखा जाए तो, राइट। यू ईदर क्लेम डैमेजेस, या तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आप उसका प्राइस कम कर दो, राइट। नाउ सपोजिटली आई एम टेलिंग यू दैट गिव मी 30 रुपीज, ओके। और मैं आपको दूसरा ये बोलती हूँ कि यू नो जो मुझे आपको 100 रुपए देने थे, नाउ आई ओनली गिव यू 70। तो बात एक ही है, आई ईदर टेक 30 रुपीज फ्रॉम यू और ईदर आई रिड्यूस द वैल्यू ऑफ समथिंग विच आई वॉज ऑलरेडी लाइबल टू पे यू, है ना। हमेशा ये दिस इज समथिंग विच वी डू इन डेली ट्रांजेक्शन ऑल्सो। So either better than I claiming you extra 30 rupees, जो मुझे तुम्हें 100 रुपए देने थे, मैं उसमें से 30 रुपीज कट करके I will only give you 70 rupees. So this is something which is very logical and something which is more practical in nature, right? Either I take 30 rupees from you extra, मैं वो 30 रुपीज कट कर दूंगी ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से, एंड नाउ आई विल ओनली पे यू हाउ मच, ₹70। अच्छा ये बायर सेलर को कहता है दैट एज यू हैव ब्रीच्ड द वारंटी, आई विल नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम यू। इंस्टेड ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना हमारा, इसको आप रिड्यूस करके 70 कर लो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिटन इन पॉइंट नंबर 1। देखो अब आपको समझता है क्या, उसमें एक एक्सटिंग्विशमेंट दिया हुआ था, लेट अस रीड दैट। क्या लिखा है, जब वेर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी तो बायर के पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट देखो, सेटअप अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी इन एक्सटिंक्शन ऑफ द प्राइस। मतलब क्या, यहां पर हमारे एग्जांपल में प्राइस कितना था, 100 रुपए, करेक्ट। एक्सटिंक्शन और डिम्यूनिशन, डिम्यूनिशन का मतलब क्या होता है, उसको डिक्रीज करके अब आपने प्राइस 70 कर लिया। 70 क्यों किया, बिकॉज देयर वाज ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ वारंटी में रेमेडी अवेलेबल क्या होती है, यू कैन क्लेम डैमेजेस,
करेक्ट। यहाँ पर इस केस में बायर ने क्या कहा, आई विल नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम यू, इंस्टेड ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना इसको आप रिड्यूस कर दो। ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन 2 इज इजी। ऑप्शन 2 एग्जैक्टली ऑपोजिट कहता है, और sue the seller for damages of breach of warranty। मतलब क्या, इन जनरल दो ही ऑप्शंस होते हैं बायर के पास। दो ऑप्शंस क्या होंगे, या तो आप डैमेजेस क्लेम कर लो, क्लेम डैमेजेस, राइट, दैट इज पॉइंट नंबर 2। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि यू डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया था, डिमिनिशन ऑफ प्राइस। सेकेंड ऑप्शन इजी है, जो हमने यूनिट 2 में भी पढ़ा है, सिंपली क्लेम डैमेजेस। यहाँ पर नया क्या है पढ़ने के लिए, दैट इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग डैमेजेस, आप जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको आप रिड्यूस कर लो। ओके, सो यू स्यू द सेलर, सेट अप अगेंस्ट द सेलर फॉर डिम्यूनिशन ऑफ प्राइस। तो आप 100 रुपए का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तो आप उसको रिड्यूस करके 70 कर लो। दीज आर द टू ऑप्शंस अवेलेबल टू whom, टू द बायर। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, वी आर स्टडिंग द राइट्स ऑफ द बायर। अब बताओ सबको समझा है क्या ये, हैव यू अंडरस्टूड द these 2 points which are given over here? Now look at this last concept, auction sale। ये auction sale आपने देखा भी होगा, right, or you must have at least heard about it। what is auction sale? IPL के होते हैं, right? ठीक है, तो ऑक्शन सेल हमने थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया है। ऑक्शन सेल कौन से गुड्स का होता है, ओनली दोज गुड्स विच आर रेयर इन नेचर, राइट, विच आर प्रेशियस, विच आर यूनिक, राइट। जैसे हमने कल एक एग्जांपल लिया था, व्हेन वी वर स्टडिंग दिस पॉइंट, इफ यू रिमेंबर, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, करेक्ट, ये हम पॉइंट पढ़ रहे थे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें क्या लिखा था, ए अग्रीड टू सेल अ रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड टू बी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एन ऑक्शन सेल टुक प्लेस, करेक्ट। तो फिर वो मना कर रहा था कि मैं पेंटिंग नहीं दूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इन शॉर्ट, ऑक्शन सेल में ऐसे गुड्स सेल होते हैं विच आर रेयर इन नेचर। ठीक है, लेट अस गो थ्रू द इंट्रोडक्शन। ओके, एन ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी by inviting the bids publicly and the property is sold to the highest bidder। ठीक है, तो मुझे अगर ऑक्शन सेल करवाना है तो मैं क्या करूंगी, व्हाट इज द प्रोसीजर, फर्स्ट आई विल गिव अ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, कि ये डेट पर, ये वेन्यू पर देयर इज एन ऑक्शन सेल व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, एंड हो सकता है आई ऑल्सो गिव द डिटेल्स कि कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो मैंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया। फिर जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो वेन्यू पर आएंगे, दे विल कम टू दैट प्लेस, ओके, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दे विल सेटल डाउन, और आई एम द सेलर। ठीक है, ये जो सारे कमोडिटीज वहां पर पड़े हैं ऑक्शन सेल में टू बी सोल्ड, दोस कमोडिटीज बिलोंग टू मी, सो हु एम आई एम द ओनर, राइट। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने कोई एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर लिया हु विल बी कॉल्ड एज एन ऑक्शनर। तो वो ऑक्शनर वहां पर पोडियम पर रुका रहेगा, ओके, वो हर एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देगा, नाम बताएगा, ओके, एंड लोगों से बिड्स एक्सेप्ट करेगा, और जिसका भी बिड हाईएस्ट रहेगा वो उससे कमोडिटी सेल कर देगा। ओके, सो अगर आप इन शॉर्ट देखोगे, देयर आर 3 पार्टीज विच आर इन्वॉल्वड इन ऑक्शन सेल। एक होते हैं बिडर्स, है ना, ये बिडर्स कौन होंगे, जो बिड करते हैं, करेक्ट करेक्ट। एक होगा ओनर, दैट मींस आई एम द ओनर, वहां पर जो भी सारे कमोडिटीज पड़े हैं फॉर ऑक्शन सेल, आई एम द ओनर ऑफ दोस कमोडिटीज, राइट, and there is this person as auctioneer who will carry out the auction sale, okay, who will just carry out the proceedings of the auction sale। ठीक है, so there are 3 parties, एक है ओनर, एक है ऑक्शनर। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ओनर है वही ऑक्शनर बन जाएगा, ओके, इट कैन हैपन, द आंसर इज यस। ओके, ऐसा नहीं है कि ओनर ऑक्शनर नहीं बन सकता है, जिसकी कमोडिटीज है he also can carry out the auction sale, but usually he prefers to appoint a third person। ठीक है, so in total there are 3 parties। Now what happens exactly at the auction sale?
अब देखो सपोजिटली वो जो ऑक्शनर वहां पर जो खड़ा है, ही विल से द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, उसका डिस्क्रिप्शन बताएगा कब का है, कितने साल पुराना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो नाउ देयर इज दिस पर्सन हु इज अ बिडर, वो ही विल से 30 lakhs. देयर इज सम अदर पर्सन हु विल से 35 lakh, 40, 42, 45. अब 45 lakhs के ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है, so he becomes the highest bidder, correct? तो he will, the commodity will be sold to him. अच्छा, जब किसी ने 45 lakhs का बिड दिया, तो यहाँ पर जो ऑक्शनर है वो कहेगा 45 lakhs के अगर ऊपर कोई जा नहीं रहा है, so auctioneer will say go, going, gone. Okay, he will say the 3 words, that is either go, going and gone, या going, gone. Okay, वो these he will say these 3 words. अगर बीच में see, he will say going and gone. जब वो first going बोलता है and there is some other person who wants to give a bid of 50 lakhs, क्या वो दे सकता है? The answer is yes. Suppose auctioneer ने second वाला going बोला and there is this person who wants to say 52 lakhs, can he say? The answer is yes. Auctioneer ने third word भी बोल दिया gone, उसके बाद अगर कोई 50 lakhs का bid देता है, so that is immaterial. ठीक है, वो acceptable नहीं होगा, क्योंकि auctioneer ने first going बोला, second going बोला, थर्ड ही विल से गॉन, उसके बाद अगर कोई बिड करता है तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? द आंसर इज नो. तो फिर किसे कमोडिटी बेची जाएगी? द वन हु सेड 45 lakhs. दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ ऑक्शन सेल. ठीक है, ये भी आपको सिलेबस में दिया नहीं है, दिस इज समथिंग विच आई हैव सेड एडिशनली. ठीक है, यस. सो व्हाट डिड वी रीड टिल नाउ? An auction sale is a mode of selling property by inviting bids publicly and the property is sold to the highest bidder. Correct? आगे देखो, an auctioneer is the agent governed by the law of agency. मैंने आपको बोला था auctioneer कौन होता है? Who simply carries out the auction sale, है ना? तो मतलब ओनर ऑक्शनर को जो जो इंस्ट्रक्शंस देगा, ऑक्शनर को उस हिसाब से कैरी आउट करना है. तो कहीं ना कहीं ऑक्शनर बिकम्स द एजेंट एंड ओनर बिकम्स द प्रिंसिपल. तो यहाँ पर एजेंसी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है. करेक्ट? ओनर उसे डायरेक्शंस देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा कि ऐसे ऐसे कैरी फॉरवर्ड करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऑक्शनर भी वैसे वैसे करेगा. ठीक है, बिकॉज ऑक्शनर इज नॉट द ओनर. अगर मैं 3 पार्टीज की बात करती हूँ, देयर इज अ सेपरेट ओनर एंड इन केस इफ देयर इज अ सेपरेट ऑक्शनर, ओके, दीज आर 2 पीपल इन केस. सो यहाँ पर ऑक्शनर इज नॉट द ओनर, वो अपने हिसाब से चीजें नहीं करेगा. He will depend upon the instructions of the owner. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? That auctioneer is the agent of the owner and that is why there is a law of agency. ठीक है, आगे देखो, when he sells, he is only the agent of the seller. However, he may however sell his own property. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो ओनर है वही ऑक्शनर बन जाएगा. So these, in such cases, it is there is only one person who is the auctioneer also, who is the owner of the goods also. ठीक है, at times there are 2 different people. At times he is only the person who is the owner and who is the auctioneer. ठीक है, okay. Now look at the rules. Okay, section 64 of the SOGA provides following rules to regulate the sale by auction. First देखो, where goods are sold in lots. Okay, ये थोड़ा सिंपल सा पॉइंट है. अब इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं? सपोजिटली एक सोफा सेट है. ठीक है, देयर इज अ कंप्लीट सोफा सेट. तो यहाँ पर देयर इज अ सोफा. ओके, देन इससे और 2 चेयर्स भी हैं. देन देयर इज 1 टेबल. ओके, one there is एक छोटा सा, you can say there is 1 podium also. ठीक है, ऐसे इंक्लूड कर लो. अब देखा जाए तो ये क्या है? इस सबको मिला के ये क्या बनता है? दिस इज अ सोफा सेट. करेक्ट? बट अगर जो ओनर है, अगर वो ऐसे चाहता है
कि सोफा का ऑक्शन अलग से हो, दो चेयर्स हैं, इन दोनों का ऑक्शन अलग से हो, टेबल का ऑक्शन अलग से हो, पोडियम का ऑक्शन अलग से हो। मतलब क्या, सबके लिए आप अलग अलग से बिड्स इनवाइट करो। I do not want to sell this entire as one sofa set. ये ओनर कहता है। Why? Because he is allowed to give instruction. He is the owner. So देखो क्या लिखा है. What is the first point? Where goods are sold in lots. पढ़ो क्या लिखा है. Where goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie deemed to be subject of a separate contract of sale. मतलब क्या, मैं इन सारी चीजों को एज अ होल सोफा सेट नहीं बेचना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि सोफा अलग से बिके, चेयर्स अलग से बिके. तो हो क्या रहा है, अगर कोई एक लॉट है, इफ आई वांट आई कैन सेल देम एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. मतलब मैं हर चीज के लिए अलग अलग से बिड्स इनवाइट करना पसंद करूंगी. सो पॉइंट इज दिस अलाउड? द आंसर इज यस. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सोफा सेट है तो सारी चीजें एक साथ ही बिकेंगी. नहीं, इफ आई वांट आई कैन डिवाइड द सोफा सेट इनटू डिफरेंट लॉट्स. ठीक है. पॉइंट 2 देखो, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अच्छा, ये जो ऑक्शन सेल है वो खत्म कब होगा? देखो, द सेल इज कंप्लीटेड व्हेन द ऑक्शनर announces its completion by the fall of hammer or any other customary manner. ठीक है, मतलब क्या, अब मैं ऑक्शनर की, मैंने आपको ये चीज बताई कि वो कौन से 3 वर्ड्स बोलेगा. किसी ने अगर 45 lakhs का सोफा का बिड दिया है, ठीक है, तो ऑक्शनर क्या कहेगा? गोइंग और लास्ट में क्या बोलेगा? गॉन. तो जब ये गॉन बोलता है ना, सो देयर इज अ हैमर इन हिज हैंड. तो the auction sale of that particular sofa is completed when he does 2 things. When he says the last word gone, and along with it there is a fall of hammer by him. है ना, तो वो gone कह के he will fall the hammer. ठीक है. So when does the auction sale of that particular sofa or that particular product is completed? When he says the third word along with, यहाँ पर मैं प्लस लिख रही हूँ, along with the fall of hammer. ठीक है, तो he'll say going and gone. तो वो जब gone कहेगा, he will also make sure that he falls the hammer, या whatever it is. अच्छा, और any other customary manner. तो जरूरी नहीं है कि वो हैमर का जो है एक्टिविटी वो हमेशा हो. इफ ही वांट्स ही कैन जस्ट से गॉन. ओके, तो भी कमोडिटी सेल हो जाएगा. ये ऑप्शनल है, फॉल ऑफ हैमर. ठीक है, ये हो किया क्यों जाता है? बेसिकली बिकॉज एवरीबडी इज अवेयर, ओके, कि इसको कैसे कंप्लीट करते हैं. हर ऑक्शन सेल को कैसे कंप्लीट किया जाता है? बाय सेइंग गोइंग और लास्ट में ही विल से गॉन प्लस फॉल ऑफ हैमर. ठीक है, मैं when does an auction sale complete, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होगा. मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ. ठीक है, हर प्रोडक्ट के बाद उसे हर these he has to say going gone after the sale of every product. Okay, it's not only after the completion of the entire function. ऐसा नहीं है, हर प्रोडक्ट बिकने के बाद he has to say this. Okay, अच्छा, एक और इसमें एक चीज है. So the sale is completed when the auctioneer announces its completion by the fall of hammer or any other customary manner. Until such announcement is made, any bidder may retract from his bid. ये important है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. सुनो, जब वो बोलता है गोइंग, अच्छा 45 lakhs was the highest bid. ठीक है, अब ऑक्शनर ने कहा गोइंग, ये फर्स्ट वाला गोइंग है. Can some other buyer or can some other bidder can raise this bid to 50 lakhs? The answer is yes. When he has said the first going, फिर उसने कहा second going, तो can the other bidder can raise this 50 lakhs to 52 lakhs? The answer is yes. तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में? Until such announcement, मतलब जब तक वो gone नहीं कहता है तब तक एनी पर्सन में रिट्रैक्ट हिज बिड. रिट्रैक्ट का मतलब क्या है? 45 lakhs से यू कैन रेज द बिड टू 50 lakhs व्हेन ही इज सेइंग द फर्स्ट गोइंग.
जब वो सेकंड गोइंग कहेगा अगेन यू कैन चेंज द बिड फ्रॉम 50 lakhs to 52 lakhs. बट एक बार he says the word gone plus there is a fall of hammer, उसके बाद can you increase the bid? The answer is no, because this is the, यहां तक is the final warning. Second going तक you can increase the bids. एक बार he says gone and there is fall of hammer, तो वहां पर बात खत्म हो जाती है. ठीक है? Is this clear up till now? Tell me.